हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोग के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 10 से संबंधित है, मैथ से। इसमें 2025-2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसी से संबंधित है। सेट 1 का वीडियो अभी हम लोग चला ही रहे हैं। जैसे सेट 1 में आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पिन दिया गया है, यानी लिंक डाल दिए हैं। तो सेट 1 का ही पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल चुके हैं। आज का जो वीडियो होगा वो पार्ट 3 होगा। यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग 30 सवाल को कवर किए थे, जिसमें से पार्ट 1 में 1 से 15 तक, उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग बात किए थे 16 से 30 तक। और आज का जो वीडियो होगा वो पार्ट 3 होगा। सेट 1 का ही पार्ट 3 होगा और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव सवाल। इससे दो जो वीडियो हैं वो ऑब्जेक्टिव का है और आज का जो हमारा पहला वीडियो है पार्ट 3 वो सब्जेक्टिव का है। तो हमारे पास पहला सवाल है, एपी का पहला पद 21 और सार्वभौमत्तर 5 है, तो 18वां पद बताइए क्या होगा। यानी मान लिया जाए हमारे पास इस तरह का 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह का डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाए। अब इसी सवाल में अगर हमसे कह दे कि बताइए 1000वां पद क्या होगा, तो आप सोच के देखिए, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6, इसमें क्या वो पद अभी तक लिख चुके हैं, 1, 2, 3। अब 1000 तक, यानी 1000 तक अगर पद लिखेंगे तो लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो वहां हमें फॉर्मूला का हेल्प लेना है और बहुत आसानी से हम उसमें सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो पहला सवाल है वो है, कह रहा है एपी का पहला पद का मतलब होता है ए और सार्वभौमत्तर का मतलब होता है डी। यानी हमारे पास यहां दिया गया है, लिखेंगे हाल में ए बराबर, यानी पहला पद 21 है तो ए बराबर कितना हो गया 21। आगे कहता है सार्वभौमत्तर 5 है, सार्वभौमत्तर को डी कहते हैं, यानी डिफरेंस ए, तो डी बराबर कितना हो गया 5। सवाल में कहता है कि एपी का 18वां पद बताइए क्या होगा। 18वां पद का मतलब होता है ए 18 और ए 18 को कहते हैं ए प्लस 17 डी। यानी ए 18 है तो ए प्लस 17 डी होगा। ए अगर 20 रहेगा तो ए प्लस 19 डी होगा। यानी यहाँ के बाद यहाँ जो नंबर रहेगा उससे एक कम डी होता है। जैसे 18वां पद का रहा तो ए प्लस 17 डी होगा। अब इसी में ये दोनों का मान यहाँ रख देंगे। अब ये ए 18 की जगह ए 18 लिखेंगे, यानी इसका मान ज्ञात करना है। अब ये 18 की जगह ए 18 लिखते हैं, ए का मान कितना है 21, या लिखेंगे 21 प्लस 17 गुना, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब तो गुना का चिन्ह है। तो डी हमारे पास डी कितना है 5 है, 5 रखेंगे। अब ये ए 18 बराबर जो होगा वो 21 का 21 रह जाएगा, इन दोनों को पहले से गुना करना है। तो 17 पचे कितना हो गया 85। अब ए 18 बराबर होगा 21 और अगर 85 को दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 106। अब एक लाइन हमें नीचे में एक चीज और लिख देना है, अतः एपी का 18वां पद 106 है। इस तरह का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सब्जेक्टिव में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यानी 32 नंबर का सवाल। 32 नंबर का सवाल कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तकार तार को, यानी 32 नंबर का सवाल कितना है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के तार से 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के तार से वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। वर्ग का, यानी हमसे पूछा जा रहा है कोई 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या का कोई वृत्त है और उसी से हमें एक वर्ग बनाना है। तो बताइए कि उस वर्ग का जो परिमाप होगा वो क्या होगा। या पहले हमें ये सवाल जो है आकृति से समझना है। मान लिया जाए इस तरह का कोई आकृति है, इसका नाम है वृत्त
और ये जो साइड साइड में आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं परिधि, यानी ये क्या हो गया, विरीत की परिधि। अब कह रहा है त्रिज्या है, यानी त्रिज्या केंद्र से लेके परिधि तक की बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, लंबाई है, वो 14 सेंटीमीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिज्या यानी आर का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब सवाल कहता है कि इसी से, यानी ये जो इस तरह का गोल है, आप सोच के देखिए, अगर इस तरह का कोई तार का अगर इस तरह का गोल आकृति बना हुआ हो और उसका जो केंद्र से परिधि तक की दूरी है वो 14 सेंटीमीटर हो, यानी अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, अब इसको अगर हम इस तरह से काट दें और इसको इस तरह से लंबा कर दें, अब इसी लंबे से यानी इसी तार से अगर कोई वर्ग बनाना हो तो पता होगा वर्ग का जो इमेज यानी आकृति होता है वो कुछ इस तरह का होता है, यानी चारों भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होता है। तो विरीत के परिधि से क्या बनाया गया है, कोई वर्ग बनाया गया है। तो सवाल कहता है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले विरीत के तार से वर्ग बनाया जाता है, तो बताइए वर्ग का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, यानी चारों भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हमें पता है इसी से ये वर्ग बनाया गया है, और ये जो है विरीत की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और ये जो है वर्ग का फॉर्मूला होता है, इन वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुना भुजा या 4a होता है। यानी सवाल से ये दोनों का परिमाप क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले विरीत के तार से, यानी विरीत की त्रिज्या दिया हुआ, लिखेंगे विरीत की त्रिज्या को आर कहते हैं। तो विरीत की त्रिज्या आर बराबर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, और सवाल कह रहा है कि 4a का मान बताइए क्या होगा, 4a का मान बताइए क्या होगा। तो हम डायरेक्ट 4a का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, उससे पहले हमें a का मान ज्ञात करना है, उसके बाद हम 4a में a का मान रख देंगे। तो एक बार लिखेंगे प्रश्न से, यानी सवाल में कह क्या रहा है, तो विरीत की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से विरीत की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होगा। अब विरीत की परिधि का जो फॉर्मूला होता है 2πr, अब वर्ग का परिमाप होता है 4a। अब ये 2 के जगह 2 रहेगा, पाई का मान 22/7, आप चाहें तो पाई की जगह 3.14 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुना आर की जगह आर बराबर 4a। अब आप देखिए, यानी आर की जगह हम रख सकते हैं 14, जैसे आर का मान 14 दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट यहाँ आर की जगह 14 रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आर का मान 14 है, यहां रख दिए 14। अब 7 को अगर 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 होगा। अब यहां बच गया 2 गुना 22 गुना 2 बराबर 4a। अब एक चीज गौर करिए, 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा, यानी ये दोनों मिला के 4 इस अकेले 4 के साथ कट रहा है, तो इधर क्या बच गया 22 और उधर क्या बच गया a। तो लिखेंगे a बराबर 22। अब सवाल में सेंटीमीटर था तो a हमारा क्या हो गया 22 सेंटीमीटर। अब ये यानी a जो निकला यानी 22 निकला, वो निकला क्या, तो ये एक भुजा की लंबाई को a कहते हैं, यानी ये कितना निकल गया 22 सेंटीमीटर। और हम जान रहे हैं कि वर्ग की जो चारों भुजा की लंबाई होती है वो बराबर होती है। अब सबको जोड़ देंगे, उसी को कहेंगे 4a। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 4a का मान क्या होगा, तो चलिए देखते हैं आगे 4a का मान क्या होता है। चलिए यहां के बाद आप लोग यहां देखेंगे 4a का मान ज्ञात करना, 4 की जगह 4 रहेगा, a का मान हम निकाल चुके हैं 22 सेंटीमीटर, यहां रखेंगे 22 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को अगर हम गुना कर दें तो 22 4 और 22 को गुना करें कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। अतः वर्ग का परिमाप कितना हो गया 88 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप लोग 32 नंबर का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो हमारे पास 33 नंबर का सवाल कहता है, यदि आर 33 नंबर का सवाल है, यदि आर और आर का कुछ निर्देशांक भी दिया गया है।
जैसे आर का निर्देशांक दिया हुआ है 10,9 बिंदुओं ए 6,5 और बी 14, वाई को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। चलिए नीचे लिख देते हैं, AB का मध्य बिंदु है, तो A का मान बताना है, A नहीं y का मान ज्ञात करना है। सवाल क्या कहता है? कह रहा है कोई R एक बिंदु है, वो रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम एक आकृति बनाएंगे। अगला सवाल है हमारे पास 33 नंबर का। 33 नंबर का सवाल कहता है R, 10,9 बिंदु A 6,5 और B 14 y को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो बताइए y का क्या मान होगा। यानी पहले हम एक आकृति बना के रखे हैं, ये जो AB है एक रेखाखंड है और R उसका मध्य बिंदु, यानी R कहाँ है? बीच में। तो जाहिर सी बात है R से इधर एक भाग होगा और R से उधर भी एक भाग होगा। तो इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले तो लिखेंगे x1, उसके बाद x2। x1 किसको कहेंगे? यहाँ जो नंबर रहेगा उसको x1 कहेंगे, x का मान 6। उसके बाद देखेंगे ये है x2 14, फिर लिखेंगे y1, उसके बाद y2। अब y1 5 है, y2 y है, आगे m1 का मान, फिर m2 का मान। m1 का भी मान 1 है, m2 का भी मान 1 है। और एक चीज हमें लिखना है, वो x और y। x का मान 10 और y का मान 9। अब सोच रहे होंगे इतना सारा मान हम कहां से लिख दिए? ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, ये m1 और ये m2, और ये जो दोनों है उसको कहेंगे x, इसको कहेंगे y। अब इसमें एक विभाजन सूत्र आता है। अगर हम उस विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करें तो और आसानी से बनाया जा सकता है। विभाजन सूत्र में 2 फार्मूला आता है, एक होता है x बराबर, एक होता है y बराबर। हमें y वाला फार्मूला से बनाना है, क्योंकि उससे यानी एक ही से बन जाएगा y से। एक बार हम यहाँ लिख देते हैं, विभाजन सूत्र से लिखेंगे, विभाजन सूत्र से। और विभाजन सूत्र है यानी y का जो फार्मूला है, y बराबर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। अब इस फार्मूला में यहाँ जितने भी मान हैं, जिसका यहाँ जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से रखते जाएंगे। अब यहाँ देखिए y, अब इस पूरे में ढूंढना है क्या y का मान है, तो देखिए y का मान कितना है? 9। अब इस जगह पे हम रख देंगे 9 बराबर, इसलिए बराबर m1 का भी मान 1 है और m2 का भी मान 1 है, तो m1 की जगह रखेंगे 1 गुना y2। अब यहाँ देखेंगे y2 का मान y, यानी y2 का मान y लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस m2 का भी मान 1 है गुना y1 का मान 5 है और बटे में होगा m1 प्लस m2, यानी दोनों का मान 1 है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। आगे चलिए इधर देखते हैं। अब आगे 9 की जगह 9 रहेगा, इन दोनों को गुना करते हैं। 1 को अगर y के साथ गुना करेंगे तो y होगा, और 1 को 5 से गुना करेंगे 5, यानी y प्लस 5 होगा। और नीचे में 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। अब इस 9 के नीचे में 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है। अब यहाँ बराबर का चिन्ह आ गया, मतलब क्रॉस गुना होगा, यानी जो y प्लस 5 है 1 के साथ गुना होगा और 9 2 के साथ गुना होगा। चलिए इधर से गुना करते हैं, एक लाइन कम लिखना पड़ेगा। y प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो y प्लस 5 होगा, और बराबर 9 को 2 से गुना करेंगे 18। जैसे हम y बराबर करेंगे 18 का 18 रहेगा, प्लस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो y बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे कितना होगा? 13। इस तरह से आप y का मान 13 ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यानी अब जो हमारा सवाल होगा वो 34 नंबर का सवाल होगा। तो 34 नंबर का सवाल कहता है, यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश की स्रोत से 20 मीटर है तथा से बनने वाली स्तंभ की छाया की लंबाई
20 मीटर है। यानी पहले कह रहा है कि वो जो खंभा है वो 60 मीटर का है और उसकी छाया कितना है, 20√3 मीटर है। तो बताइए खंभे का जो उन्नयन कोण होगा उसका मान क्या होगा। तो पहले हम सबसे पहले सवाल को यहाँ लिख देते हैं ताकि और आप लोग को समझने में आसानी हो। सवाल कहता है किसी खंभे की लंबाई 60 मीटर है तथा छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। तो खंभे का उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी खंभे के शिखर का उन्नयन कोण। तो खंभे के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है। यानी कोई खंभा है, खंभे की ऊंचाई 60 मीटर है और उसकी जो छाया बनती है वो है 20√3 मीटर। तो सवाल कहता है कि खंभे का जो उन्नयन कोण है उसका मान क्या होगा। सबसे पहले इसको हम एक आकृति से समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए ये कोई खंभा है, इसका ये शिखर है और ये इसका पाद बिंदु है। सबसे टॉप वाले बिंदु को शिखर कहते हैं और सबसे नीचे वाले बिंदु को पाद बिंदु कहते हैं। अब इसको अगर हम समतल से यानी जमीन से मिला दें, और एक चीज आप याद रखें, अगर मान लिया जाए सूर्य इधर है तो जाहिर सी बात है इसकी यानी जो खंभा है इसकी जो छाया बनेगी वो इधर बनेगी, और अगर सूर्य इधर रहेगा तो जाहिर सी बात है छाया इधर बनेगी। अभी फिलहाल सोचना है कि सूर्य इधर है तो इसकी छाया इधर बनेगी और समतल जमीन पे बनेगी, और ये मान लिया जाए इसकी छाया है, और छाये की लंबाई यानी इसकी जो लंबाई है वो 20√3 मीटर है और खंभे की जो लंबाई है वो 60 मीटर है। अब इसको अगर इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं, यानी खंभे के शिखर को अगर इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनकर आता है, और उस समकोण त्रिभुज का हम नाम लिखते हैं ABC। जरूरी नहीं कि आप लोग ABC लिखें, आप लोग अपने हिसाब से PQR कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का एक त्रिभुज बन गया। अब सवाल कहता है कि खंभे के शिखर का उन्नयन कोण बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जानना है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता क्या है। उन्नयन कोण का मतलब होगा जहां के बारे में कहेगा उसका उल्टा 90 डिग्री वाला छोड़ के, जैसे ये है 90 डिग्री, इसको छोड़ देना। ए का उन्नयन कोण शिखर का कह रहा है, शिखर यहाँ है तो शिखर का उन्नयन कोण कहेगा तो यहां होगा, और अगर सी का उन्नयन कोण कहता तो यहां होता। लेकिन अगर सवाल में कभी कभी अवनमन कोण के बारे में भी कहा जाता है, तो जब भी अवनमन कोण के बारे में कहा जाए तो जहां के बारे में कहेगा समझ लीजिए वही लिखना है। तो अभी फिलहाल कह रहा है सवाल में कि शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ का उन्नयन कोण तो यहाँ होगा, यानी यहाँ का मान हमें ज्ञात करना है और कौन ज्ञात करना है, कौन को हम थीटा मान लेते हैं। ऐसे जनरली कौन को थीटा मानते हैं, आप चाहें तो एक्स भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें समकोण त्रिभुज क्या बताता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में इस तरह का यानी किसी कोण पे इस तरह का मार्क लगा दिया जाए तो उसके जो सामने वाली भुजा होती है उसे कहते हैं लंब। यानी यहां मार्क लगा दिया गया, यानी ये सामने पड़ रहा है यानी AB, तो AB क्या हो गया लंब, और ये वाला जो है वो क्या होगा आधार। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको कहते हैं कर्ण। तो यहां से देख रहे हैं तो ये लंब हो गया और ये आधार, तो लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। तो चलिए हल में लिखते हैं। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, यानी इसी त्रिभुज में यहां से अगर हम देखें तो ये लंब है और ये क्या है आधार, तो लिखेंगे लंब बटा आधार बराबर जो हमारे पास है वो होता है tan थीटा। लंब इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो AB है और आधार अगर देखें तो BC है, तो लंब की जगह रखेंगे AB बटा BC के जगह रखेंगे, आधार के जगह रखेंगे BC, और tan थीटा के जगह कह रहा है इस्तेमाल करिए थीटा, थीटा की जगह हम थीटा ही लिखें। आगे देखते हैं AB का मान दिया गया है 60 और BC का मान है 20√3 बराबर tan थीटा की जगह
टेन थीटा है। यहाँ के बाद इधर देखिए, इन दोनों में से अगर हम देखें, ये जीरो कट रहा है, 2 को 3 बार अगर पढ़ेंगे तो ये भी कट जाएगा, यानी 3 बार में पूरा पूरा, यानी ऊपर में बच गया 3 और नीचे में बच गया √3। तो ये हो जाएगा 3/√3 और इधर है टेन थीटा। अब आगे देखिए, ये जो टेन 3 है, क्या हम उस 3 को √3 दो बार लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को अगर √3 के साथ गुना करेंगे तो 3 होता है, तो 3 के जगह भी जाहिर सी बात है हम √3 दो बार लिख सकते हैं। तो इस 3 के जगह या तो ऐसा भी कर सकते हैं आप कि नीचे में जो √3 इसको हटाना है तो ऊपर नीचे यानी अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे √3 से, तो भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे आसान है। ये जो 3 है इसके जगह हम लिख देंगे √3 गुना √3, यानी 3 के जगह √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 के साथ गुना करेंगे √9 होता है और √9 का फिर से अगर मान निकालेगा तो 3 हो जाएगा। अब नीचे में है √3, नीचे में √3 लिख दिए और यहाँ हमारे पास है टेन थीटा। अब इस √3 को इस √3 के साथ काट दिए तो बच क्या गया हमारे पास? √3 और उधर है टेन थीटा। अब अगर हम टेन थीटा को पहले लेके आए तो √3 बाद में लिखना है। अब ये टेन थीटा रह जाएगा। अब हमें यह समझना है कि टेन का ही कौन ऐसा मान है जो √3 है। तो आप देखेंगे त्रिकोणमिति में टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इस √3 की जगह लिखेंगे टेन 60 डिग्री, क्योंकि टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। अब इस टेन को इस टेन के साथ काट देंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा? थीटा, और थीटा का मान कितना हुआ? 60 डिग्री। अब आप यहाँ बता सकते हैं कि थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 60। यानी इस आकृति का जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री। जो सवाल में कह रहा है वही लिख देंगे। खंभे के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करें, तो यहाँ लिखेंगे अतः खंभे का शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो अगला सवाल है उसको मिटा देते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? सवाल का था यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, कितना नंबर का सवाल है? सवाल नंबर आप देखेंगे 35। आपके पास भी अगर मॉडल सेट है तो मेरे साथ साथ आप भी अपने सामने मॉडल सेट को रखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। जहां आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा वहां एक बार वीडियो को जरूर देखिए। तो सवाल कहता है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? सवाल यही पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे यदि किसी घन के, 35 नंबर का सवाल हमारे पास है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, यही है ना? 8√3 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। पृष्ठ क्षेत्र का मान पूछ रहा है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि घन का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो घन का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है √3a। उससे हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद जो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का रहा है उसका फॉर्मूला होता है 6a²। उसमें अगर हम रखेंगे तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हल में लिखेंगे घन का विकर्ण बराबर होता है √3a। ये फॉर्मूला होता है घन का विकर्ण। अब यहाँ घन का विकर्ण का जो लंबाई है वो दिया गया है 8√3 सेंटीमीटर। 8√3 मात्रक नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम 8√3 लिख रहे हैं। और हमारे पास इधर कितना है? √3a। इस √3 को इस √3 के साथ काट दिए। अब 8 बराबर क्या बच गया? a को जैसे हम आगे लेके आएंगे तो 8 को बाद में लिखना होगा। अब a का जो मान होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। और हमसे सवाल में पूछा जा रहा है
कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घन में 6 सतह होते हैं और सबका अगर एरिया निकालेंगे यानी क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो 6a पर आता है। उसका फॉर्मूला भी वही होता है। तो लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। 6 की जगह 6 रहेगा, a², a का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर होगा, ये 6 का 6 लिख देंगे, 8 का स्क्वायर यानी 8 8 दो बार लिखिए, या तो 8 का स्क्वायर करके डायरेक्ट आप 64 लिखिए। अब 4 और 6 को गुना करेंगे, 4 6 24 के 4 बच गया 2। अब 6 को 6 के साथ गुना करेंगे, 36 और 2 38 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं 36 नंबर, यानी 36 नंबर का सवाल क्या कहता है। 36 नंबर का सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 36 नंबर का सवाल। इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना है, यानी भाषा ज्यादा होगा। सवाल कहता है सिद्ध करें कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमसे पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो उसके विपरीत मान लेना है। क्या मानना है कि 3√3 एक परिमेय संख्या यानी परिमेय मान लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हल में लिखेंगे, माना कि ये भाषा आप लोग याद कर लेंगे। माना कि 3√3 यानी जो दिया गया सवाल होगा उसको लिखना है। माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, जिसको सहभाज्य बनाने के लिए दो पूर्णांक P और Q है, जहां Q बराबर 0 न हो। इतना आपको इस तरह का सवाल में, यानी अगर सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, चाहे 3√3 हो या 5 हो या √7 हो, इस तरह का अगर सवाल पूछा जाएगा तो आपको ये वाला लाइन याद रखना पड़ेगा। तो चलिए आगे क्या करते हैं। आगे ये जो सवाल है इसको हम मानेंगे कि ये P/Q के बराबर है, क्योंकि हम मान लिए हैं कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, जहां Q बराबर क्या होगा 0 ना हो, यानी Q का मान 0 नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं 3√3 बराबर ये किसके बराबर होगा, तो यानी P/Q की, तो P/Q के बराबर। अब हम यहां चाहें तो एक लिख सकते हैं। अब ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा। इसको अगर हम इसके साथ गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा 3√3Q और बराबर इधर से ये हो जाएगा P। अब इसी में से लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहां क्या लिखना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब ये वर्ग क्या होता है, यानी ये जो 3√3Q है यहां भी वर्ग करेंगे और P में भी वर्ग करेंगे। अब 3 का अगर वर्ग करते हैं तो 9 होता है, और फिर √3 का वर्ग करेंगे यानी √3 दो बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √9, और √9 का मान 3 होगा, यानी यहां से हो गया 9 और यहां से 3, यानी टोटल कितना हो जाएगा 27। तो 27Q² और बराबर हो जाएगा P²। अब आगे लिखेंगे ये जो 27 है वो P² को विभाजित करती है, इसलिए 27 P को विभाजित करेगा। क्या लिखेंगे, 27 P² को विभाजित करती है, इसलिए 27 P को भी
विभाजित करे। विभाजित करे। अब ये जो दिया गया सवाल है, जैसे यहाँ 27 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, अब हमें पी बराबर कुछ मान लेना है। जैसे यहाँ के बाद आप लोग यहाँ देखेंगे पी बराबर पी लिखेंगे, उसके बाद ये जो 27 है संख्या वही रहेगा 27, और यहाँ अपने से कोई कांस्टेंट मान लेना जैसे के। अब पी बराबर ये जो एक है उसे हमें समीकरण एक में रखना है, यानी ये जो सवाल है इसको मानेंगे समीकरण एक, पी का मान इसमें रख देना। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो पी का मान समीकरण एक में रखने पर पी का मान कहां रखना है, तो पी का मान हमें समीकरण एक में रखना है। अब हमारे पास समीकरण एक है क्या, तो 27 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब इसी सवाल में जहां पी है वहां रखेंगे 27 के, ये 27 क्यू स्क्वायर हो गया, और ये पी के जगह रखेंगे 27 के, और पी में स्क्वायर है तो 27 के में भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे 27 क्यू स्क्वायर बराबर इसी को लिखेंगे 27 के गुना 27 के। अब एक बार इस 27 को इस 27 के साथ काटेंगे तो यहाँ क्या बच के आएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 27 और के क्या हो जाएगा के स्क्वायर। अब इसको हम आगे और इसको पीछे लिखेंगे तो कुछ ये इस तरह का होगा 27 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज गौर करिए, जैसे लिखे थे 27 पी स्क्वायर को विभाजित करती है इसलिए 27 पी को विभाजित करेगी, उसी तरह वहां भी लिखना है 27 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगी इसलिए 27 क्यू को भी विभाजित करेगी। उसके बाद लिखना है अतः मेरा मानना ही गलत है क्योंकि 3√3 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। यहाँ के बाद इधर लिखना है 27 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है अतः 27 क्यू को भी विभाजित करें। यहां के बाद हमें और एक लाइन लिखना है अतः मेरा मानना ही गलत है, या मेरा कल्पना ही विरोधाभास है, मेरा मानना ही गलत है क्योंकि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो कुछ इस तरह का है, पहले हम इसे मिटा दे रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल है 37 नंबर। 37 नंबर का सवाल कहता है कि 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स कॉस 60 डिग्री, प्लस में है एक्स कॉस 60 डिग्री बराबर 10 तो x का मान ज्ञात करना है। तो हमें से पूछा जा रहा है x का मान। सवाल देखते हैं, सवाल क्या कहता है, ये 10 है। सवाल कहता है कि 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x cos 60 डिग्री का मान 10 है, तो बताइए x का क्या मान होगा, यानी x की जगह क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। ये 2 के जगह यानी हाल में लिख रहे हैं, ये 2 के जगह 2 लिखेंगे इनटू ये सेक स्क्वायर 30 डिग्री, स्क्वायर को अभी भूल जाइए। सेक जो लिखा हुआ है सेक है कि कोसेक, एक बार देख लेते हैं। कोसेक है, सेक नहीं है।
सेक के जगह ये जो हम लिखे हैं सेक, इस जगह पे कोसेक है, यानी कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री और यहाँ 2 लगा हुआ है, यानी 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री है, प्लस एक्स cos 60 बराबर 10। तो बताइए एक्स का क्या मान होगा। अगर सेक रहे तो सेक थीटा का उल्टा होता है 1/cos थीटा, और अगर साइन रहे तो साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा। तो अगर मेरे पास पहले से कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1/साइन थीटा। यानी कोसेक थीटा का मान अगर पता करना हो तो साइन थीटा का अगर मान है उसी को पलट दीजिए तो कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा। अब जैसे कोसेक स्क्वायर 30, तो कोसेक 30 का मान लिखेंगे, उसके बाद उसमें स्क्वायर लगा देंगे। तो ये जो कोसेक है वो किसका उल्टा होगा, तो साइन का उल्टा होगा। तो हमें देखना है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। आप लोग देखे होंगे एक सारणी बना हुआ था क्लास 10 का ही मैथ में, अध्याय 8 में, उसमें साइन 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45, इस तरह का नंबर लिखा हुआ रहता है। तो साइन 0 डिग्री का जो मान है, यानी साइन 0 डिग्री का मान वो होता है 0। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान 1/√1/2। उसके बाद साइन 45 का मान 1/√2। फिर साइन 60 का मान √3/2, और फिर आता है साइन 90 डिग्री का मान 1। इस तरह से आप लोग देखे होंगे। तो सवाल कहता है कि कोसेक 30 का मान बताइए, तो साइन 30 का मान 1/2 है, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो 2 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी 2 हो जाएगा किसका मान, कोसेक का, और वहां स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये 2 के जगह 2 लिख दिए, इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। अब आगे यहां लिखा हुआ कोसेक 30, तो कोसेक का सेक यानी कोसेक 30 का मान हमें पता चल गया 2, और यहाँ स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर प्लस एक्स गुना cos 60। अभी बताए थे cos जो है वो किसका उल्टा है, सेक का। अगर cos पता है तो सेक पता चल जाएगा, और सेक अगर पता है तो cos पता चल जाएगा। और एक चीज बता रहे हैं, cos जो 60 है वो साइन 30 का उल्टा है। तो साइन 30 का भी मान कितना अभी बताए थे, अभी वहां लिखे थे साइन 30 का मान कितना 1/2। तो ये जो हमारे पास x है x लिख दिए, और cos 60 डिग्री का जो मान होगा वो होगा 1/2, और बराबर इधर कितना है 10 लिख। आगे ये 2 का 2 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब इसको इसके साथ लिख देंगे तो क्या होगा x/2, और बराबर इधर क्या है 10। अब 2 और 4 को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 8, प्लस x/2 बराबर 10। इसी को हम समीकरण की तरह आ गया। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें है x/2 रखेंगे, ये 10 का 10 रहेगा, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और ये x/2 बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 2, नीचे हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब x 1 के साथ गुना होगा तो x हो जाएगा, और ये 2 2 के साथ तो 4 होगा, x का मान जो होगा वो 4 होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, क्या एपी यानी 38 नंबर का सवाल, क्या एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है, और क्यों, हल करें। यही सवाल हमसे पूछा जा रहा है। सवाल कहता है कि इसी क्रम में, जिस क्रम में ये लिखा हुआ है, जैसे 11 है 8 है 5 है 2 है, उसके बाद लिखिए उसके बाद लिखिए, इसी तरह लिखते जाएंगे, ऐसा कोई टर्म आएगा जो -150 होगा। तो चलिए देखते हैं, हल में लिखेंगे किसी भी सूची में जो सबसे पहला वाला टर्म होता है उसे ए कहते हैं। तो इस सूची में ए का जो मान होगा वो कितना होगा 11। अब डी बराबर एक फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 का मतलब दूसरा वाला पद 8, A1 का मतलब पहला पद, और इससे पहले भी बताए थे A1 और A दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो इसी में अगर हम सॉल्व करें 8 में से 11 जाएगा तो -3 आएगा,
तो हमारे पास डी का जो मान है वो कितना आ गया, -3। उसके बाद इस तरह का डॉट डॉट में अगर कोई नंबर दिया हुआ रहता है उसको फिलहाल माना जाता है an। तो हम लिखेंगे an बराबर फिलहाल मानते हैं कि -150 है। अब हम जानते हैं, एक बार हम यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, तो क्या जानते हैं, an बराबर a प्लस n-1 गुना डी, एक फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी में। अब an का मान अगर हम -150 रखें तो a का मान 11 रखना पड़ेगा, प्लस n का मान हमारे पास नहीं है तो वो n रहेगा n-1, और गुना डी का मान कितना है, -3। आगे देखते चलिए, ये -150 बराबर 11 का 11 लिख दिए। ये जो 3 है एक बार n के साथ, एक बार ये 3 1 के साथ। 3 को जब हम n के साथ गुना करेंगे और n के आगे प्लस लिखा हुआ है तो माइनस और प्लस को अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, -n और 3 गुना करेंगे 3n। अब माइनस और माइनस को गुना करेंगे, प्लस 1 को 3 से या 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा। अब इतना इतना इतना, इन तीनों में से किसको किसके साथ जोड़ें, किसको किसके साथ घटाएं, ध्यान से देखिए। क्या हम 11 में 3 n को घटा सकते, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें n है इसमें n नहीं है। क्या हम इसमें से इसको जोड़ सकते हैं, यहाँ भी नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें n है उसमें n नहीं है। तो क्या हम इसमें से इसको जोड़ सकते हैं या घटाएं। और एक चीज, ये जो माइनस वो 3n का है, यानी इसके आगे प्लस है इसके भी आगे प्लस है, तो 11 और 3 को जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा -150। इसको पहले लिखते हैं यानी n वाला टर्म में 3n, इन दोनों को हम जोड़ के डायरेक्ट लिख देते हैं 14। अब ये पूरे टर्म को पहले लिखेंगे और इतना को बाद में। जब पूरा उधर वाला उठा के इधर और इधर वाला उधर कर देते हैं तो माइनस प्लस नहीं बदलता है। एक अगर उठा के इधर, इधर वाला उधर करेंगे, अदला बदली करेंगे तो माइनस प्लस बदल जाता है। यानी अगर सवाल में प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिलहाल अभी पूरा को इधर लिखें और पूरा को उधर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ के बाद आप लोग यहाँ देखें, -3n प्लस 14 बराबर कितना है, -150। अब जैसे हम यहाँ -3n है, ये माइनस का 150, अब ये तो प्लस का 14, उधर अगर हम ले जाएं तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब -3n बराबर ये दोनों से कितना हो जाएगा, -164। जब भी दोनों संख्या में माइनस हो तो माइनस देके जोड़ दिया जाता है। तो ये -3n बराबर है, तो n बराबर अगर करेंगे तो -164 बटा ये क्या आ जाएगा, -3। अब ये माइनस कट गया तो n का मान हमारे पास क्या आया, 164/3। क्या 164 3 से भाग लग रहा है, तो देखिए 3 × 5 = 15, 1 बच गया, यहाँ रख देंगे 14, 3 × 4 = 12, शेष 2 बच गया। इसका मतलब ये 164 को 3 के साथ भाग नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब n का जो हमारा मान है वो परफेक्ट नंबर में नहीं है, यानी धनात्मक में नहीं है। अगर n का मान माइनस में आ जाए तो भी संभव नहीं है कि कोई पद -150 होगा, पहला सब। दूसरा सब, अगर n का मान ऐसा कोई बटे में आ जाए, अंश को हर के साथ भाग देने के बाद अगर वो दशमलव में आता है, यानी पॉइंट आ जाता है उसमें, जैसे 2.5, 3.6, इस तरह का अगर पॉइंट में आ जाता है तो भी इस तरह का कोई 150 माइनस में 150 नहीं होगा। चलिए हमको इसको इस तरह से समझिए, जैसे अगर आप लोगों की क्लास में अगर सर आए हैं और आप लोग से पूछें कि आज की उपस्थिति क्या है, तो कभी आप लोग इस तरह का उपस्थिति बता सकते हैं। जैसे मान लिया आज की उपस्थिति 50 है, तो क्या अभी कभी भी इस तरह का उपस्थिति बताएं कि 50.5 है या 55.5 है या 57.5 है। यानी किसी की संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता है, वो एग्जैक्ट मान होगा, चाहे 50 होगा, 55 होगा, 57 होगा, 60 होगा या 65 होगा। लेकिन कभी भी आप लोग इस तरह नहीं बताते होंगे कि 65/2, यानी 65 को 2 से भाग दीजिएगा तो दशमलव में आएगा। यानी दशमलव में किसी भी चीज की संख्या नहीं होती है। जैसे हमारे हाथ में, इस हाथ में 5 अंगुली है, 1 2 3 4 5, तो क्या आप इसको क्या कहेंगे, 5.5, 5.6, या तो आपको डायरेक्ट कहना होगा 5। यानी ये जो नंबर है, ये किसी भी चीज की जो नंबर है वो डायरेक्ट परफेक्ट नंबर में होना चाहिए। किसी भी चीज की अगर संख्या ज्ञात करना हो तो परफेक्ट नंबर में होता है, जबकि n का मान हमारे पास क्या आ गया, बटे में, इसलिए -150 संभव नहीं है। हम यहाँ आगे चाहें अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि संभव नहीं है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतने सवाल को कवर कर पाए, 31 से 38 तक, यानी 2 नंबरिया सवाल को कवर कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 नंबरिया क्वेश्चन, यानी 39 से कोशिश करेंगे 39 से 46 तक। उसके बाद और एक वीडियो अगर बनाना पड़े तो आप लोग के लिए बनाएंगे 47 से लेके 52 तक, जो 5 नंबर का सवाल होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।